हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किया था मैंने। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुका था अभी तक। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी मैंने, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता दी, ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं ये बता दिया है मैंने, सभी मेटलिक प्रॉपर्टी के होते हैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं। और साइज में कंपैरिजन बता दिया, लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अदर प्रॉपर्टीज की, जो प्रॉपर्टी उसकी बची हुई है डी ब्लॉक एलिमेंट की। 6th हम करवा चुके हैं, 7th नंबर पर मैं ले रहा हूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये सब लोग आप जानते हो कि किसी गैसेस आइसोलेट एटम के आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली हटाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और अप टू डाउन अगर चलेंगे तो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स का पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन जिंक का आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें ज्यादा हो गया। शुरुआत से हम चलेंगे तो रेगुलर बढ़ेगा ही, थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहेगी उसमें, लेकिन उसके अंदर भी जो इंक्रीजिंग हो रहा है ऑर्डर वो बहुत कम डिफरेंस से इंक्रीज होगा। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा और रेगुलर इंक्रीज होगा। थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा और रेगुलर इंक्रीज होगा। जिंक और मैग्नीज के केस में वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया है कि मैग्नीज के अंदर D5 होने की वजह से, या जिंक कैडमियम और मरकरी के अंदर D10 होने की वजह से उनके अंदर DD कपलिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एटम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, या फिर जो मेटल बनती है वो सॉफ्ट मेटल बनती है, और वहां से हम इजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट टू राइट इन सीरीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल increased. First IE is less than second IE is less than third IE. थर्ड IE तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड होता है वो ज्यादा होता है सेकंड से, सेकंड ज्यादा होता है फर्स्ट से, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है इंक्रीज होता है। Slightly increasing in ionization energy from left to right due to effective nuclear charge Z effective increased left to right as well as screening effect increased left to right. Also increased left to right. Left to right इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है हल्का सा उसके ऊपर, इसलिए लेफ्ट राइट चलने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ही बढ़ पाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जनरली सभी मेटल्स हैं और सभी के अंदर DD कपलिंग होती है। मेल्टिंग पॉइंट सभी के ज्यादा होते हैं। मरकरी एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो जनरल में हम बता सकते हैं कि जनरली ऑल आर मेटल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग DD कपलिंग and metallic bond.
डी कपलिंग के साथ मेटलिक बॉन्ड होता है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक ज्यादा होती है, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन is higher, resultant melting point higher. रिजल्टेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, ज्यादा होता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होती है डीडी कपलिंग की वजह से। लेकिन डीडी कपलिंग जो डिपेंड करती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डीडी कपलिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। डीडी कपलिंग डिपेंड्स अपॉन या स्ट्रॉन्गनेस और टेंडेंसी ऑफ डीडी कपलिंग डिपेंड्स अपॉन, इस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। उसमें भी मैं बता रहा हूं कि D5 फॉर मैग्नीज 3D सीरीज एंड D10 फॉर जिंक 3D सीरीज। इस टाइप से हम 4D और 5D सीरीज भी ले सकते हैं। हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। Therefore, enthalpy of automation और टेंडेंसी ऑफ डी डिकपलिंग decreased and melting point decreased. डी कपलिंग की टेंडेंसी डिक्रीज होती है और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। यही रीजन है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आयरन और क्रोमियम से कम होता है। यही रीजन है कि टेक्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट से कम होता है। और यही रीजन है कि जिंक, कैडमियम और मर्करी अपने पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे पीरियड के अंदर या पूरे 3D या 4D 5D सीरीज में, डी सीरीज में ट्रांस मेटल्स के अंदर जिंक, कैडमियम और मर्करी इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर के बीच में, यहां पे मैं ले रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट इंटू 10⁻³ केल्विन की रेंज में है इनका, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 1 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर। तो इन केस ऑफ 3D सीरीज के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट आएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, इस टाइप से वेरिएशन होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। यानी मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा, फिर मैग्नीज के केस में कम होने का बेसिक रीजन D5 बता दिया मैंने आपको। फिर मेल्टिंग पॉइंट फिर बढ़ा है आयरन के केस में, यानी आयरन और क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। और फिर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे। अपनी पूरी सीरीज में सबसे कम जिंक का हुआ क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं नोट कर दूंगा। इसी तरह से अगर हम 4D की बात करें तो 4D सीरीज के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज के एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। यानी 4D सीरीज में इस टाइप से कंडीशन आ जाएगी। जिंक से कम होता है कैडमियम का, यानी स्कैंडियम, सॉरी येट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम,
मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये कंडीशन आ जाती है। तो इसके केस में टेक्नीशियम के केस में हाफ फील्ड होता है और कैडमियम के केस में फुल फील्ड होता है, तो एंथैल्पी ऑफ एडवांसमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं। 4D सीरीज के बाद हम 5D सीरीज की बात करें, ये 4D सीरीज थी, ये 3D सीरीज है। 5D सीरीज की अगर बात करें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट इनसे भी ज्यादा होते हैं 4D से भी। ये वाली कंडीशन आ जाती है इसमें, यानी कि इसमें यहाँ पे अगर देखें लैंथेनम, हैफनियम, पेंडुलम, टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, अरेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे आ चुका होता है, तो उस कंडीशन में ये कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे मैं कंडीशन बता रहा हूँ इन 3D सीरीज। तो जनरल वे अगर हम बात करें तो जनरली इनिशियली melting point increased and further decreased. It is due to initially number of unpaired electrons increased, therefore DD coupling increased, therefore enthalpy of formation increased, और बाद में डिक्रीज होता है। 3D सीरीज में पहले बढ़ता है, मैग्नीज का कम होता है आयरन और क्रोमियम से। इन 3D सीरीज melting point of manganese is less than iron and chromium due to D5 configuration। D5 configuration होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम हो जाता है। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इन 3D सीरीज due to D10 configuration। D10 configuration होने की वजह से 3D सीरीज में जिंक की सबसे कम होती है। इन 4D सीरीज melting point of technetium, this is less than molybdenum and ruthenium due to D5 कॉन्फ़िगरेशन। और D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हो जाता है, वो आपको रीजन बता ही दिया मैंने कि एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन इसका कम हो जाएगा, डीडी कपलिंग कम होगी। और सबसे कम कैडमियम का होता है। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम इन 4D सीरीज ड्यू टू रीजन क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन कम हो गई। 5D सीरीज में अगर देखते हैं तो पहले इंक्रीज होता है, फिर रेगुलर डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली increased up to tungsten and further decreased up to mercury. Mercury is liquid at room temperature due to D10 configuration. Due to D10 configuration, D10 configuration आने की वजह से मरकरी लिक्विड है। एंड लिस्ट DD कपलिंग, लिस्ट DD कपलिंग होने की वजह से लिस्ट इसका एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन है।
एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कम होने की वजह से ऐसा होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, थ्री डी, 4D एंड 5D, इन सीरीज में अगर देखते हैं तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का है, इसलिए हार्डेस्ट मेटल भी है और इसके बल्क फिलामेंट बनाए जाते हैं। यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब के फिलामेंट इससे बनाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन का मरकरी मैग्नीज का आयरन से और कोबाल्ट से कम क्यों होता है। अपनी सीरीज में जिंक का सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन सबसे कम है। जिंक, कैडमियम और मरकरी में अगर देखते हैं तो जिंक का ज्यादा होता है कैडमियम से, कैडमियम का ज्यादा होता है मरकरी से, और मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। सबसे ज्यादा है वो टंगस्टन का तीनों सीरीज में, टेक्नीशियम का मोलिब्डेनम और रुथेनियम से कम होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि लगभग सेम होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अलॉय में कन्वर्ट किया जाता है और इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं। Why? The melting point of copper, gold and silver are equal. इसका बेसिक रीजन है कि क्या है कि इसके अंदर सभी के अंदर D10 एंड S1 कॉन्फ़िगरेशन होती है इन सब में। D10 और S1 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये तो फुलफिल हो गया, D फुलफिल होगा, केवल SS कपलिंग से बने हुए होते हैं और SS कपलिंग की स्ट्रेंथ तीनों के केस में सेम होने की वजह से तीनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। formed by SS coupling, which is least melting metallic coupling। SS कपलिंग से बनी हुई जो मेटल्स होते हैं जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या फिर मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो मेटल्स होते हैं उनमें एसएस कपलिंग से मेटल बॉन्ड बनता है, वो वीक होने की वजह से सभी मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। उसी वजह से ये तीनों मेटल्स भी क्या है, सॉफ्ट मेटल है, और तीनों मेटल्स को हम सिक्के बनाने में यूज करते हैं क्योंकि तीनों का मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम होता है। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। मेटल्स हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी वैल्यूज, जनरली सभी मेटल्स हैं तो हम दो केस ले सकते हैं। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। मेटल सॉलिड स्टेट में या तो M+2 में कन्वर्ट हो रही है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, या फिर मेटल +2 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और M में कन्वर्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस कंडीशन में रिडक्शन हो रहा है। जनरली मेटल्स हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, रिड्यूस नहीं हो पाती हैं क्योंकि जनरली ये क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करती हैं। तो उस कंडीशन में हम इसके एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका आता है, उसको हम SRP की कंडीशन में रखेंगे तो नेगेटिव होगा, यानी कि जनरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पॉजिटिव शो करती है और जब उसको SRP में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे हम, देन SRP की जो वैल्यूज होंगी वो जनरली नेगेटिव वैल्यूज होती है। मींस मेटल्स हैविंग generally these metals having negative value of SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू रखती है। अब वो किस चीज पर डिपेंड करता है, SRP वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करती है, ध्यान देना। मेटल है आपके पास सॉलिड, M+2 में कन्वर्ट हो रही है और प्लस में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डेवलप कर रही है, तो वैल्यूज आएंगी एसओपी की होंगी।
कौन सी वैल्यूज पुट होंगी यहाँ पे, एसओपी। मेटल को डायरेक्ट यहाँ पे जो डेल्टा एच आ रहा है वो नेगेटिव आना चाहिए। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है ऐसा नहीं हो पाएगा, नेगेटिव है तो ऐसा हो पाएगा। उस कंडीशन में हम दूसरा पाथ भी चूज कर सकते हैं कि मेटल को हमने पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एक एनर्जी दे दी हमने, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया, देन पॉजिटिव एनर्जी दी विच इज सब्लिमेशन एनर्जी। एंडोथर्मिक है। किसी भी रिएक्शन में अगर हम सॉलिड स्टेट को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी दी जाएगी विच इज सब्लिमेशन एनर्जी, वो कैसी है, एंडोथर्मिक है। इसलिए इसको हम पॉजिटिव SE से नोट कर रहे हैं एंडोथर्मिक होने की वजह से। इसके बाद इस मेटल ने IE फर्स्ट लिया, ये भी एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है। देन M प्लस में कन्वर्ट हुई है और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग से। उसके बाद गैसेस एटम में फिर इससे हमने M+2 बनाया, तो सेकेंड IE दे दी, आई सेकेंड दी, देन विच इज पॉजिटिव। ये भी एंडोथर्मिक है और ये भी एंडोथर्मिक है। दोनों ही वैल्यू कैसी है, एंडोथर्मिक है। उस कंडीशन में फिर मेटल को हमने, ये एक्वस में कन्वर्ट हुई है +2 की फॉर्म में, यहाँ पे वाटर हमने एक्सेस यूज किया था, ये एक्वस में कन्वर्ट हुई है। उस टाइम मेटल को हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया और एक्वस आयन में, ये गैसेस आयन था हमारे पास, उसको एक्वस आयन में कन्वर्ट किया। उस टाइम एक हीट रिलीज होगी विच इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी। और इसकी नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब ये इन दोनों से ज्यादा हो, यानी डेल्टा एच। दो बात हो गई, हेस लॉ यूज कर सकते हैं, ये डेल्टा एच इन के सम के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू प्लस में SE प्लस में I फर्स्ट प्लस में I सेकेंड और माइनस में डेल्टा ऑफ H हाइड्रेशन, इस पे डिपेंड करेगा। और इसकी नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि इन तीनों का सम इसके मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए, तब इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है। और ऐसा होता है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज्यादा होती है, इनके सम से आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि एसओपी की वैल्यू देखनी है हमें, तो एसओपी वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। एसओपी वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। इजीली टर्म्स हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इन सबसे ज्यादा होगी, तो एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। डिपेंड करता है सब्लिमेशन एंथैल्पी को, सब्लिमेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। तो शुरुआत में सब्लिमेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता है क्रोमियम तक। अगर 3D सीरीज में ले हम तो टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम तक सब्लिमेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। अब जब इनकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होंगी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा। उस टाइम जो एसआरपी की वैल्यू आएंगी या एसओपी की जो वैल्यू आएंगी, एसओपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो एसआरपी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो शुरुआत में एसआरपी इंक्रीज होता है, मैग्नीज केस में घट जाता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर जिंक के केस में घट जाता है। इस टाइप से एसआरपी की वैल्यू चलेगी इसमें। वैल्यूज ऑफ एसआरपी डिपेंड्स अपॉन sublimation enthalpy, which depends upon enthalpy of automation, which is initially increased and further decreased. And SRP value also depends upon SRP की जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। which is increased left to right, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है, देखो एसओपी डिक्रीज होगा और एसआरपी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
और तीसरी डिपेंड करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। which is increased लेफ्ट टू राइट। यानी कि तीनों ही वैल्यू अगर देखते हैं तो एसआरपी की शुरुआत में बढ़ के, सब्लिमेशन एंथैल्पी की शुरुआत में बढ़ के बाद में घट जाती है, बाकी की दोनों वैल्यूज बढ़ती हैं। तो एसओपी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो एसआरपी रेगुलर इंक्रीज होता है। फिर भी मैग्नीज के केस में और जिंक के केस में एसआरपी की वैल्यू एकदम से कम होने का बेसिक रीजन है कि वहां पे D5 कॉन्फिगरेशन होना और D10 कॉन्फिगरेशन होना। यानी कि कॉमनली हम ये बता सकते हैं रिजल्टेंट लेफ्ट टू राइट इन सीरीज कॉमनली एसआरपी वैल्यूज इंक्रीज्ड, क्योंकि एसओपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो एसआरपी वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। बट इन केस ऑफ मैग्नीज जिसमें D5 कॉन्फिगरेशन है, सब्लिमेशन एंथैल्पी एकदम से कम होगी तो एसओपी बढ़ जाएगा, एसओपी बढ़ेगा तो एसआरपी घट जाएगा, D5। और इन केस ऑफ जिंक D10 कॉन्फिगरेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिक्रीज्ड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। देयरफॉर एसओपी वैल्यूज इंक्रीज्ड। एंड एसआरपी वैल्यूज डिक्रीज्ड। अगर हम 3D सीरीज के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस टाइप से आएगा 3D सीरीज के लिए। स्कैंडियम के लिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कैंडियम +3 में नहीं आता, सॉरी स्कैंडियम +3 में आता है, +2 के अंदर स्कैंडियम नहीं होता है। तो अगर हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, एसआरपी वैल्यूज और एटॉमिक नंबर के बेस में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, और यहां पे हम 0 यूज कर रहे हैं, वोल्ट में ही यहाँ पे -1 यूज किया हमने, यहाँ पे सपोज करो +1 है, ये कंडीशन है, तो यहाँ से होगा टाइटेनियम। स्कैंडियम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि +3 में हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की बात कर रहे हैं। तो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, इस टाइप का ग्राफ आएगा। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक का केस है। यहाँ पे कंडीशन ये होंगी कि वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। टाइटेनियम के लिए होती है -1.63 वोल्ट, वैनेडियम के लिए और मैग्नीज के लिए सेम हो जाती है, इट इज -1.18 वोल्ट, क्रोमियम के लिए 0.90 वोल्ट माइनस में, मैग्नीज के लिए भी -1.18 वोल्ट, आयरन के लिए -0.44 वोल्ट, कोबाल्ट के लिए -0.28 वोल्ट, निकेल के लिए -0.25 वोल्ट, इसके लिए +0.34 वोल्ट और इसके लिए माइनस में 0.76 वोल्ट। यानी रेगुलर इंक्रीज हो जाना चाहिए, इधर से इधर रेगुलर इंक्रीज होना चाहिए, हो भी रहा है। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक इंक्रीज हुआ, मैग्नीज का घट गया, उसका बेसिक रीजन है कि एसओपी बढ़ गया इसका, क्योंकि सब्लिमेशन की एंथैल्पी इसकी क्या हुई, कम हो गई। फिर बढ़ रहा है, फिर कॉपर तक बढ़ा, कॉपर तक पॉजिटिव पहुंच गया और फिर एकदम तेजी से घटा, D10 कॉन्फिगरेशन आती है। इसका मतलब जिंक के केस में भी एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन कम होने की वजह से या मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जिंक का भी कौन सी वैल्यू
एसओपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो बेसिक रीजन है कि इन पे डिपेंड करती है एसआरपी की वैल्यूज, एसओपी की वैल्यू बढ़ गई, एसआरपी की डिक्रीज हो चुकी है, तो इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके एसआरपी क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे कॉपर की केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव वैल्यू आती है कॉपर में, बाकी सभी में कैसे नेगेटिव है 3D सीरीज में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई Cu+ is not stable in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ स्टेबल क्यों नहीं है? उसका बेसिक रीजन ये है कि Cu+ डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। दो Cu+ है, एक Cu+ दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, देन एक तो कन्वर्ट हो जाता है Cu+2 में और एक कन्वर्ट हो जाता है Cu में। कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में। यानी एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+। उसका बेसिक रीजन ये है कि Cu+ में एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होता है, लेकिन जैसे इस आयन को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व होने के बाद इससे हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी कि वो इसके सेकेंड आयोनेशन पोटेंशियल को कंपनसेट कर चुकी होती है, ओवरकम कर चुकी होती है, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली निकल जाता है। मीन्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+ is more than IE second of Cu+. Therefore, in aqueous solution, Cu+ convert into Cu+2। और यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन में इसके अंदर हुआ डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन की वजह से इसमें कन्वर्ट होगी। इसी के साथ साथ जनरली जो मेटल्स हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी आयोडाइड के साथ और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ एक्सप्रेस करती हैं। मेटल्स एक्सप्रेस higher oxidation state with fluorine and oxygen, and lower oxidation state with आयोडाइड या आयोडीन के साथ करती हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर को अगर देखें तो Cu2I2 एक स्टेबल कंपाउंड है, जिसमें Cu2 यानी कि Cu2 यहाँ पे +1 में है कॉपर आयोडाइड के साथ, लेकिन CuF2 या CuCl2 बनता है क्लोरीन के साथ, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी टाइप से अगर मरकरी को देखते हैं तो HgF2 बनता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Hg2I2 बनता है जो कि स्टेबल कंपाउंड है, Hg2Cl2 भी बनता है, तो आयोडीन के साथ यहाँ पे +1 है। ये कौन सा आयन है? मर्क्यूरस। ये कौन सा आयन है? मर्क्यूरिक। हायर ऑक्सीडेशन को 1 और लोअर ऑक्सीडेशन को 8 से हम डिनोट करते हैं। ये क्यूप्रिक और ये क्यूप्रस। मर्क्यूरस आयन ये है Hg2+2, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस आयन। ये था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। जब किसी सब्सटेंस के चारों तरफ हम एक मैग्नेटिक फील्ड पुट करते हैं तो उस कंडीशन में सब्सटेंस जनरली दो बिहेव शो करता है, या तो वो डायमैग्नेटिक होता है या फिर वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसके अलावा भी फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, फेरी मैग्नेटिक हो सकता है, या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, जिनका डिस्कशन मैं सॉलिड स्टेट में कर चुका हूँ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करती है। मींस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेटेड बाय mu, which is equal to root of n into n plus 2 Bohr magnetron
Bm इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, विच इज इक्वल टू 2s, जो कि नेट स्पिन, s इज नेट स्पिन, नेट स्पिन का दुगना होता है, नेट स्पिन जितना होगा उसका दुगना होगा, तो इसको हम 2s से रिप्लेस कर सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2s इंटू 2s प्लस 2, 2 को कॉमन लिया 4 आ गए यहाँ पे, देन रूट ऑफ 4s इंटू s प्लस 1, 4 को बाहर निकाल दिया, देन विच इज 2 रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। इससे भी स्पिन दिया हुआ है तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयंस का अगर केस देखते हैं हम, Ti प्लस 2, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, सभी की प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज किए मैंने। सभी की प्लस 2 के अंदर डी कॉन्फ़िगरेशंस जो होंगी वो टाइटेनियम में D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 और 6, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 8 विच इज 2.83 बोर मैग्नेटॉन। 3 के केस में 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 4 के केस में 4.90, 5 के केस में 5.92, 4 के केस में फिर 4.90, 3 के केस में 3.87, 2 के केस में 2.8283 और 1 के केस में 1.732 और 0 के केस में 0। स्कैंडियम का भी अगर देखें तो स्कैंडियम प्लस 2 के अंदर शो नहीं होता, लेकिन उसमें फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.732 आ जाएगा। ये इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। ऑब्जेक्ट जो वैल्यू अगर देखते हैं हम तो ऑब्जेक्ट वैल्यू लगभग 2.83 होती है, लगभग 3.9 होती है, लगभग 4.92 होती है। इसके केस में 5.90 होती है, इसके केस में भी 5 to 5.9 होती है, इसके केस में भी 4 to 4.5 होती है और इसके केस में भी 3 to 3.5 होती है। इसके केस में 1.732 होती है और इस केस में 0 होती है। बेसिकली इन तीनों के केस में चेंज है ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है। उसका बेसिक रीजन ये है कि पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करते, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन फेरोमैग्नेटिक हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल के लिए ऑब्जेक्ट वैल्यू डिफरेंट होती है। उसका बेसिक रीजन है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डोमेन हो चुके होते हैं और उस कंडीशन में वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, ऑब्जेक्ट वैल्यू और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अब मैं बात कर रहा हूँ 11 नंबर पे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि जनरली डी ब्लॉक के जो मेटल्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो एक्सप्रेस करती हैं। इसके साथ साथ उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स and property of expressed variable oxidation states generally d block elements having
लेविस एसिडिक नेचर, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe6, K4Fe6 सेंट्रल मेटल एटम आयरन है। फॉर एग्जाम्पल CuNH3 होल 4+2 सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल Fe6-4 आयरन है। फॉर एग्जाम्पल NiCO4 सेंट्रल मेटल एटम निकल है। तो सेंट्रल मेटल एटम जनरली ये फॉर्मेट करते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर होती है इनकी। वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। उसके साथ साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल के बीच में गैप कम होता है। कोई भी मेटल है वो कलर्ड आयन शो करती है। वो कब करेगी? जब वो विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और विजिबल रीजन से ही एनर्जी को एक्सप्रेस करेगी या फिर इवॉल्व करेगी। यानी ट्रांसमिटेड जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब एनर्जी की, या एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड दोनों ही एनर्जी किस रीजन में होंगी? विजिबल रीजन में होंगी, और दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स आते हैं वो कलर्ड होते हैं, या फिर जो आयंस होते हैं वो भी जनरली कलर्ड होते हैं। उसका एक बेसिक रीजन क्या है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम इसको डी ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से एक्सप्लेन करते हैं। और थर्ड इज पोलराइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। और तीनों ही चीजें मैं आपको बता चुका हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कि कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होते हैं। तो जनरली डी ट्रांजिशन से हम देख पाते हैं कि वे आयन जिनकी D0, D5 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कलरलेस होते हैं, और बाकी के आयंस कलर होते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से हम उसको करते हैं जिनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन हो या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, कलर्ड हो। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 इसका ऑरेंज कलर, K2CrO4 इसका येलो कलर, एंड KMnO4 इसका पर्पल कलर। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से हम एक्सप्लेन करते हैं। सिल्वर के जो आयंस हैं AgI या AgBr या फिर Ag2S, इनके कलर को हम पोलराइजेशन से करते हैं, बाकी के हम D से करते हैं। और D के अंदर भी जो जिंक होता है वो +2 के अंदर हमेशा D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। हमेशा ही उससे बनने वाले कंपाउंड कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। उससे बनने वाले कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं। तो D0 D10 जो नहीं कर पाते डी ट्रांजिशन से हम एक्सप्लेन, उनको हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जनरली पूछे जाते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के जो कलर होते हैं वो शार्प होते हैं इन कंपैरिजन दिस एंड दिस। डी ट्रांजिशन के कलर से चार्ज ट्रांसफर का कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कलर डीप कलर होते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 13 इज कैटालाइटिक नेचर। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जनरली केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, और वो कैटलिस्ट या तो मेटल होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली होते हैं, या फिर उनके बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं मेटलिक होने की वजह से उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्रेस करने की वजह से उनको जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्टेंट को, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स and variable oxidation states, D block elements and their compounds
used as catalyst in chemical reactions. These provide their surface to reactant in powdered form and convert into प्रोडक्ट। मैकेनिज्म इसकी मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में बता रखी है। तो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और उसके साथ साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस थी उसको ऑक्सीजन के साथ डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है वैनेडियम उसका एक ऑक्साइड यूज किया हमने कन्वर्ट इनटू SO3 इन गैस। फॉर एग्जांपल इन ओस्टवाल प्रोसेस ये थी फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये थी फॉर्मेशन ऑफ HNO3, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि अमोनिया के हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड रोडियम, रोडियम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, विच इज गैस कैटलिस्ट कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में और वाटर में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसी टाइप से हेबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम 1:3 में अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंडीशन बता रखी है प्रेशर और टेम्परेचर की मैंने। उसके साथ साथ जो कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन और मोलिब्डेनम यूज करते हैं। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर है। इसी टाइप से डीकांस प्रोसेस, क्लोरीन की फॉर्मेशन प्रोसेस है। क्लोरीन फॉर्मेशन, इसमें हम HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, कन्वर्ट इनटू H2O प्लस Cl2, CuCl2 की प्रेजेंस में, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम इसको करवाते हैं। इसी टाइप से प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल ये हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट हैं। इसी टाइप से विल्किंसन कैटलिस्ट और भी कैटलिस्ट के हम बहुत ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। ये थी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। 14 में हम बात कर रहे हैं अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन मतलब दो मेटल्स को हम मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाकर उनको मेल्ट करके आपस में मिक्स कर सकते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि मेटल्स की जो रेडियस है, मेटल के पार्टिकल्स के एटम्स की जो रेडियस है वो रेडियस लगभग इक्वल होने की वजह से एक एटम का जो पोजीशन है किसी क्रिस्टल में दूसरा एटम उसको रिप्लेस कर सकता है। इट इज ड्यू टू अप्रॉक्स सेम साइज ऑफ एटम्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे मैंने बता दिया कि 4D और 5D का साइज सेम होता ही है, तो उसके साथ भी अगर वेरिएशन देखते हैं हम 3D के अंदर तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता, पहले घटता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर बढ़ता है। तो एक एटम को हम दूसरे एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। वन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम and easily alloy formed। इजीली यहाँ पे alloy बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल
कि सपोज करो जिंक की क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये है, सपोज करें ना, यहाँ पे जो कॉर्नर पे पार्टिकल है वो सभी जिंक के हैं, ये तो जिंक की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता दी मैंने, और ये सपोज करो कॉपर है। दोनों के एटॉमिक साइज के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके जो पार्टिकल हैं वो कॉपर के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल कॉपर के हैं। दोनों को जब मिक्स किया हमने तो जो नया क्रिस्टल बना मिक्सिंग के बाद, उसमें कुछ जिंक के पार्टिकल कॉपर से या फिर कुछ कॉपर के पार्टिकल जिंक से रिप्लेस हो गए। पहले हम दोनों को मेल्ट करके मिक्स करेंगे और फिर कूल डाउन करेंगे, तो नया क्रिस्टल बन गया आपके पास, जिसमें कुछ पार्टिकल जिंक के आ गए और कुछ किसके आ चुके हैं, स्ट्रक्चर वही रही क्योंकि पार्टिकल्स का साइज लगभग सेम था। ये पार्टिकल सपोज करो कॉपर का है, ये जिंक का है, ये फिर कॉपर का हो गया, ये कॉपर का है और ये कॉपर का है। 4 पार्टिकल मैंने इसके जिंक के दिखा दिए, 4 पार्टिकल इसके किसके दिखा दिए, कॉपर। देन इट इज जिंक कॉपर अलॉय। फॉर जनरल एग्जांपल दे सकते हैं हम इसका ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर का मिक्सचर है ये, और ये कॉपर और टिन का मिक्सचर है ब्रॉन्ज। जनरल एग्जांपल्स गन मेटल वगैरह देख सकते हैं, जर्मन सिल्वर देख सकते हैं, ये सभी अलॉयज। एंड नंबर 15 फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लेथरेट्स और गैस कंपाउंड्स। होता क्या है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें वॉइड्स हो जाती हैं। जैसे सपोज करो किसी मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सभी पार्टिकल स्फेरिकल होते हैं, तो बीच में वॉइड बनेगी इसमें। ये किसी मेटल का क्रिस्टल है और ये बन गए इसके अंदर वॉइड। तो वॉइड के अंदर छोटा पार्टिकल बाहर से आके, जो गेस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे आके रहने लगे। ये गेस्ट पार्टिकल है और ये होस्ट पार्टिकल है। होस्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वॉइड्स जो होती हैं उनके अंदर एक गैस छोटे पार्टिकल लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, इस टाइप के अगर पार्टिकल आके रहने लगते हैं तो इस टाइप से बने हुए कंपाउंड को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड और क्लेथरेट्स और गैस कंपाउंड। इस पार्टिकल को बाहर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक इसको हम हीट वगैरह नहीं करें। ये कंपाउंड बन गया। जो होस्ट और गेस्ट है उनके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, केवल वो वहां आके रहने लगा है। गैस पार्टिकल स्मॉल like hydrogen, helium, nitrogen, carbon and so on take position in voids or interstitial space of host crystal. Then compound is called interstitial compound, there is no combination, chemical combination between guest and host, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। एंड कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड गैस कंपाउंड और क्लेथरेट्स।
कंपाउंड को हम गैस कंपाउंड और क्लेथरेट नाम देते हैं। इसके अलावा इसको नाम देंगे नॉन स्टोशियोमैटिक कंपाउंड। नॉन स्टोशियोमैटिक कंपाउंड भी इसको नाम देंगे। उसका बेसिक रीजन ये है कि जनरली कुछ वर्ड्स फिल होती हैं, कुछ वर्ड्स फिल नहीं हो पाती हैं, इसलिए स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग एलिमेंट वहां पे आके नहीं रह सकता है। तो जो गैस कंपाउंड फॉर्मेट होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है मेटल की। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चेंज्ड by formation of interstitial compounds. Number first, melting point increased. Second, hardness increased. Third, electric property not changed. Magnetic property decreased. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे कंपाउंड्स K2Cr2O7 एंड KMnO4। थैंक यू।